दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लोअर पीसीएस से संबंधित जिसका एग्ज़ाम 23 अगस्त को होने वाला है उससे रिलेटेड एक टेस्ट जिसमें इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जंगल बचाओ आंदोलन जो 1980 के दशक में तत्कालीन बिहार के सिंहभूमि जिले में शुरू हुआ था, इसको किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है अ ग्रेट गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, अ ग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट, साइलेंट रिवॉल्यूशन, और डी है नवधान्य आंदोलन। तो देखिए ऐसा है कि ये ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म नाम से इसको जाना जाता था, जंगल बचाओ आंदोलन को। यह आंदोलन सरकार द्वारा जो प्राकृतिक साल के जंगल थे उनको काटकर वहाँ कीमती सागौन वृक्ष लगाने के निर्णय के विरोध में आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था। तो जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था। इसमें होता यह था कि जो सरकार थी उसका यह मानना था कि जो साल के वृक्ष हैं, साल के वृक्षों को हटा करके वहाँ पे सागौन, कीमती सागौन के वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया था। सागौन के वृक्ष, इसका आदिवासियों ने विरोध किया था। उसी को अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1984 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों सेंटर फॉर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यह 1984 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की सहायता से देश भर में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी और इसका मुख्यालय जो है या हेडक्वार्टर अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छे स्तर के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि ट्रेंड रहा है यूपी SSC अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उसी संदर्भ में इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तत्कालीन पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा देश में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको विकास बोर्ड NAEB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुए पर्यावरण संबंधी आंदोलन एपिको आंदोलन के प्रसिद्ध नारे उपसु बेलूस बालासु का सही अर्थ क्या है? तो देखिए कर्नाटक के उत्तर वाले क्षेत्र में, कन्नड़ वाले क्षेत्र में 1983 में चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर अपिको आंदोलन शुरू किया गया था। अपिको आंदोलन, और कन्नड़ भाषा के इस आंदोलन का जो मुख्य नारा था वह यही था जो यहाँ पे लिखा है, उपसु बेलेसु बालासु। तो इसका मतलब जब हम देखेंगे तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 1977 में शुरू किया गया मिट्टी बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस समस्या के विरोध में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक इकाइयों से होने वाला अनियंत्रित प्रदूषण और अम्लीय वर्षा के विरोध में हुआ था। तो देखिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। नर्मदा नदी पर बनने वाली बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से घटती उर्वरा शक्ति के विरोध में नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा B। यहाँ पे 1977 में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसमें हुआ क्या था कि तवा बांध के निर्माण के कारण जो उत्पन्न हुआ वाटर लॉगिंग था और जो सैलिनिटी थी उसकी गंभीर समस्या के विरोध में जो वहाँ के लोकल लोगों ने इसके विरोध में ही ये आंदोलन चलाया था, मिट्टी बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि
यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्देशित है। तो दोस्तों इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एनजीटी की स्थापना सही है, 18 अक्टूबर 2010 को ही हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसको कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। खैर, और एनजीटी जो है वो सिविल प्रोसीजिंग जो संहिता है 1908 के तहत वह बाध्य नहीं है, वह नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सीपीसीबी का गठन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत एक सांविधिक संगठन के रूप में किया गया था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत कोई भी तकनीकी शक्तियाँ और कार्य नहीं सौंपे गए हैं। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत हो जाएगा। सीपीसीबी को वायु प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत भी तकनीकी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत बताना है? तो 2 वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैती मूवमेंट की शुरुआत कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिलों में हुई थी। नवदान्या आंदोलन की शुरुआत 1987 में वंदना शिवा द्वारा जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है बलिया पाल आंदोलन 1986 में केरल राज्य में एक बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना के निर्माण के विरोध में चलाया गया था। बताना है कितने कथन इसमें सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों मैती आंदोलन सही बात है, कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही चला था और उत्तराखंड के चमोली जिलों में शुरू हुआ था, जो पूरी तरह से महिलाओं पर आधारित आंदोलन था। तो मैती आंदोलन एक तरीके से महिला सशक्तिकरण का भी सिंबल है। दूसरा है नवदान्या आंदोलन, इसकी शुरुआत 1987 में वंदना शिवा द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही की गई थी, सही बात है। और इन्होंने क्या किया था कि जैविक खेती और जैव विविधता संरक्षण दोनों के लिए यह शुरू किया गया था। जैविक खेती को बढ़ावा देना और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। और ये जो बलिया पाल आंदोलन है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बलिया पाल आंदोलन 1986 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उड़ीसा में सरकार द्वारा मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित करने के विरोध में शुरू हुआ था, न कि बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना के निर्माण के विरोध में। क्या था? मिसाइल टेस्टिंग रेंज, वहाँ पे जो एक उड़ीसा में है आइलैंड बनाया गया है जहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग रेंज मिसाइल वगैरह टेस्ट होती है, उसके विरोध में यह शुरू हुआ था और यह केरल में नहीं हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कथन और कारण पर वाला क्वेश्चन है। कथन है कि अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान के खिजड़ी गांव में खिजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत संत जाम्भोजी द्वारा की गई थी, जिनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर ही अमृता देवी ने यह कदम उठाया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए जो अमृता देवी थी, अमृता देवी बिश्नोई इनका नाम था। इन्होंने राजा अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे पेड़ जो कि खेजड़ी के पेड़ थे उसको बचाने के लिए खेजड़ी गांव में पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन्होंने अपनी आहुति दे दी थी। और बिश्नोई आंदोलन की नींव अगर आप देखोगे तो लगभग 500 वर्ष पूर्व एक संत थे जिनका नाम था संत जाम्भोजी। ये संत जाम्भोजी नाम था इनका। इन्हीं से ये प्रेरित हुई थी अमृता देवी बिश्नोई। तो इन्हीं से प्रेरणा पा करके इन्होंने यह बहुत ही अच्छा काम एक तरीके से किया था। इन्होंने बचाने के लिए जो अपना मूवमेंट पूरा चलाया और फाइनली इनको अपनी जान तक देनी पड़ी। तो ये इंस्पिरेशन जो है संत जाम्भोजी द्वारा ही ली गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ संस्थान दिए गए हैं और इधर कुछ स्थान दिए गए हैं, इसको मैच करना है। पहला जो है वह नीरी है। एवरीवन नोस कि नीरी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तो नीरी जो है वह नागपुर में है। ये स्टेटमेंट इसका हो जाएगा पहले का बी। भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसका जो मुख्यालय है आप देखोगे तो यह जो है उत्तराखंड में पड़ेगा, देहरादून में। फिर एक राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, यह जो है नई दिल्ली में स्थित है।
और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, यह जो है करनाल हरियाणा में है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर ए जो है सही हो जाएगा। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा दिया जाने वाला मौसम विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार IMO प्राइज अप्रैल 2008 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को प्रदान किया गया था? तो WMO द्वारा दिया जाने वाले मौसम विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार IMO प्राइज अप्रैल 2008 में किसको दिया गया था? तो दिया गया था डॉक्टर जगदीश शुक्ला को। मौसम विज्ञान क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के तहत वर्ष 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के तहत 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के तहत निर्धारित लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो वर्ष 2037-38 तक कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को 25% से 40% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 से 40% तक। इसके अन्य प्रमुख लक्ष्यों में विभिन्न क्षेत्रों में कूलिंग मांग को 20 से 25% तक कम करना और रेफ्रिजरेटर मांग जो है उसको 25% से 30% तक कम करने का लक्ष्य भी शामिल है। तो 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को 25 से 40% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थानों में से जो वन उत्पादकता संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जब इसकी बात करते हैं तो यह इन चारों में से कहीं पर भी स्थित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी जो यह है वन उत्पादकता संस्थान, यह रांची में स्थित है। रांची में स्थित है, तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षणों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो दोस्तों, अर्थ आवर की जो शुरुआत है वह 2008 में नई दिल्ली से हुई थी और भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत तो 2007 में हुई थी और यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हुई थी, सिडनी में। और यह WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर फंड फॉर नेचर इसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। इसके तहत होता क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। UNEP द्वारा शुरू किया गया तो नहीं, WWF द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे संपूर्ण जीवन के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह से 24 घंटे के लिए वर्जित होता है? नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और सी और सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वैश्विक स्तर पर स्वच्छ और सुरक्षित समुद्र तटों को प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो यह प्रमाणन UNDP द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। यह समुद्री संरक्षण पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन यह फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, न कि UNDP द्वारा। फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत के केरल राज्य में से कप्पड़ समुद्र तट को यह ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत के 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त है, जिसमें से कप्पड़ भी आता है, कप्पड़ को भी प्राप्त है। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाले पर्यावरण अनुकूलन प्रमाण पत्र है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वर्तमान में केवल 20 नहीं 12 को प्राप्त है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। गंगा नदी के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1985 में शुरू की गई पहली नदी कार्य योजना थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 1985 में ही GAP का चरण फर्स्ट जो है शुरू किया गया था, GAP का चरण फर्स्ट जो है शुरू किया गया था। वर्ष 2016 में स्थापित राष्ट्रीय गंगा परिषद
के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा। 2016 में हुआ क्या कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो पहले था, इसको हटा करके एक नया बनाया गया जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय गंगा परिषद। नए इंस्टीट्यूशन बनाया गया और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारत सरकार के रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का झील है। तो यह जो है स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल चिल्का झील नहीं है, जबकि सुंदरबन आर्द्रभूमि है, जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आर्द्रभूमि। दूसरा, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित वेम्बानूर आर्द्रभूमि परिसर है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटा जो आर्द्रभूमि भारत का है वह तमिलनाडु में स्थित है, उसका नाम है वेम्बानूर आर्द्रभूमि परिसर। तो स्टेटमेंट 2 जो है सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है बताना है। चराईदेव मोइदम को वर्ष 2024 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में 93वें स्थल के रूप में शामिल किया गया, जो असम के अहोम राजवंशों के सदस्यों का दफन स्थल था। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन को वर्ष 2023 में भारत का 41वां विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये भी सही है। 41वां इसी को बनाया गया था और 43वां चराईदेव मोइदम को बनाया गया था। उसके बाद तेलंगाना में स्थित प्रसिद्ध काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को वर्ष 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो नहीं, तेलंगाना के रामप्पा जो मंदिर है उसको वर्ष 2021 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, 2012 में नहीं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही हो जाएगा। कथन और कारण पर विचार करना है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दिया है, इस वृक्ष में अत्यधिक जल अवशोषण क्षमता होती है, जिसके कारण जहाँ इसे लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का भूजल स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पर्यावरणविद और उनसे जुड़े जो उनकी उपाधि या उपनाम, इसको मैच करना है। तो पहला है जादव पायोंग जो है, इनको क्या बोला जाता है। तो इनको जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह, इनको तो सभी जानते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर रविंद्र कुमार हैं, रविंद्र कुमार, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है, सिग्निफिकेंट काम किया है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर के संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कैलाश सांखला की। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सही कूट जो है वह विकल्प ए हो जाएगा। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। वर्तमान में नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में किस आरंभिक नाम से की गई थी। यानी जो नीरी है, केंद्रीय जो अभी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना 1958 में हुई थी, लेकिन किस नाम से हुई थी, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था। तो इसका आरंभिक नाम दोस्तों था केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम बदल करके राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। तो ये ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पारिस्थितिक पर्यावरण के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय शब्दावली डीप इकोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद द्वारा किया गया था। तो 1973 में जो प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था अर्ने डेक्के अर्नेनेस, ऐसे भी याद कर लीजिए। इन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गंगा नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के प्रबंधन हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1978 में निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी। तो दोस्तों
स्रोत के अनुसार जो है अगर आप देखोगे तो गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, इसकी स्थापना की बात की जा रही है। तो 78 में हुई थी, लेकिन यह बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा। यह पटना में की गई थी, पटना विकल्प में है ही नहीं, तो इस वजह से इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। पर्यावरण भूगोल में ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित स्टॉप एंड गो नियतिवाद की नवीन विचारधारा निम्नलिखित में से किस अवधारणा किससे सबसे निकटता से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रिफिथ टेलर ने एक नवनियतिवाद की अवधारणा प्रस्तुत करी थी, जिसके अनुसार क्या होता है कि नवनियतिवाद, इसको आप समझ लीजिए क्या होता है। नवनियतिवाद का मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही मानव विकास को निर्देशित करने की बात कही गई है, कि जो नेचर ने डिसाइड किया है, नेचर ने अपनी कुछ लिमिट्स बनाई, कुछ सीमाएं तय की है, मानव को जो डेवलपमेंट करना है उसी के अंदर ही करना है, उसका अतिक्रमण नहीं करना है, उसको एनक्रोच नहीं करना है। यही इनकी धारणा है, जिसको हम बोलते हैं नवनियतिवाद की धारणा। सतत विकास जो है इनकी अवधारणा से संबंधित, तो सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल देता है। तो इन्होंने स्टॉप एंड गो जो नियतिवाद की नवीन विचारधारणा है वो सतत विकास से ही संबंधित है, निकट रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही संबंधित है। स्टॉप एंड गो का मतलब कि रुको, देखो कि पर्यावरण में हमने कहाँ तक जो है इनक्रोच किया है, या अभी डायरेक्ट जो है लगातार डेवलपमेंट करते नहीं जाना है, देखना है, समझना है, प्रकृति को की लिमिटेशंस को समझना है, उसके बाद डेवलपमेंट करना है, यही इसका मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के मानदंडों के अनुसार किसी वन्यजीव या पादप प्रजाति को तब तक अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त नहीं माना जा सकता जब तक कि वह अपने प्राकृतिक आवास में न्यूनतम कितने वर्षों से ना देखी गई हो। तो देखिए IUCN की जो दिशा निर्देश हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं, उसके अनुसार किसी प्रजाति को एक्सटिंक्ट या विलुप्त तभी माना जाएगा जब वह अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 वर्षों से ना देखी गई हो, 50 वर्षों से ना देखी गई हो, तो उसको एक्सटिंक्ट या विलुप्त मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय नीति थी, वन नीति, वो 1952 में आई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसके तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन आवरण, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस प्रकार की नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20% और पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 60% भाग वन से आच्छादित होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20% का स्टैंडर्ड तय किया गया, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिली एरियाज, वहाँ 60% मिनिमम जो है होना चाहिए। तो स्टेटमेंट सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। भारत और वैश्विक संदर्भ में रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और देश में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। वैश्विक स्तर पर रामसर संरक्षण के अंतर्गत सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और जो MOEFCC है, यानी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यही नोडल मंत्रालय है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो सबसे अधिक जो एरिया अंडर रामसर साइट है वह ऑस्ट्रेलिया देश नहीं है, वह बोलीविया देश है। कौन सा देश है? बोलीविया, जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है। तो स्टेटमेंट जो है दूसरा वाला गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के वन्यजीव संरक्षण हेतु चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कस्तूरी मृग परियोजना बताना है कौन सा सही है। कस्तूरी मृग परियोजना यानी प्रोजेक्ट मस्क डियर, इसकी शुरुआत 1970 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से IUCN के सहयोग से की गई थी, IUCN के सहयोग द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। कस्तूरी मृग परियोजना 1917 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से IUCN के सहयोग से की गई थी। हंगुल परियोजना की अगर हम बात करें तो यह 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और वर्तमान में यह कश्मीरी हिरण केवल दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, यह हंगुल
इसको बोला जाता है, और ये कश्मीरी हिरण भी इसको बोला जाता है, और यह दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और मणिपुर के दुर्लभ थामिन डियर यानी थामिन मृग के संरक्षण के लिए थामिन मृग परियोजना 1977 में शुरू की गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एसर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। तो कथन पढ़ते हैं, भारत में पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए इको मार्क दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसके लिए मानदंडों और गुणवत्ता शर्तों का निर्धारण भारतीय मानक ब्यूरो यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। कारण अगर देखें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे उत्पादों की पहचान करना है जिनका निर्माण, उपयोग और निपटान पर्यावरण क्षरण को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में सहायक होता है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें से जो सैक्रेड वन है, पवित्र उपवन भारत में कुछ पाए जाते हैं, और कुछ राज्य इनसे संबंधित जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए भारत में कुछ पवित्र उपवन क्या होते हैं, तो पवित्र उपवन कुछ ऐसे ट्रीज़ या सर्ब्स होते हैं या वृक्ष होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं जिनको भारत में जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा पूजा जाता है, उनका सम्मान होता है, उनका काफ़ी संरक्षण किया जाता है, उनको काटा नहीं जाता, और उनका हर जो है भारत के हर राज्य में से संबंधित जो है इस तरह के उपवन हैं, उस तरह के जो वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो देवराया जो है, देवराया तो यह जो है गोवा से संबंधित है। गोवा में सैक्रेड वन, पवित्र वन को गोवा का देवराया बोला जाता है। गुम्पा वन जो है यह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। स्वामी सोला तमिलनाडु में, यह भी सही है। और कोविल काडू यह पुदुचेरी में है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कम से ही सही है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। सड़कों, नहरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करने से संबंधित कार्यक्रम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री यानी विस्तार वानिकी को वित्तीय सहायता निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, इसको जो फाइनेंशियल एड है वह किस संस्थान द्वारा मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा। बी वर्ल्ड बैंक द्वारा मिलता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद स्वच्छ गंगा मिशन के सहयोग हेतु जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो देखिए केंद्र सरकार ने 2015 में एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था भुवन गंगा मोबाइल ऐप। इस एप्लीकेशन को जो है NMCG यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्लस जो इसरो का NRSC है, NRSC यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, यह इसरो की एक संस्था है। इन दोनों के बीच हुए MOU के बाद जो है लॉन्च किया गया था, और यह गंगा नदी की निगरानी और सफाई अभियान में सहायता प्रदान करता है। भुवन गंगा मोबाइल ऐप, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा राज्य में स्थित जो चोराओ द्वीप है, चोराओ आइलैंड है, वह निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोवा राज्य में स्थित जो चोराओ द्वीप है वह एक संरक्षित, इनमें से देखिए कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, वह एक मैंग्रोव वन क्षेत्र है। मैंग्रोव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए वह चोराओ द्वीप जाना जाता है, इस वजह से इसका आंसर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक बायो इंडिकेटर जो कि लाइकेन होता है, इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता बढ़ने पर लाइकेन तेजी से नष्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम बायो इंडिकेटर माना जाता है, ये सब जानते हैं। जब वातावरण में, जब इन्वायरमेंट में SO2 गैस की मात्रा बढ़ने लगती है, सांद्रता बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो लाइकेन जो है वह अत्यधिक संवेदनशील होने का नष्ट हो जाते हैं, और हमको पता चल जाता है कि वो पूरा एरिया जो है, पर्टिकुलर एरिया काफ़ी पॉल्यूटेड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही ये जो लाइकेन है इनकी डेथ हो जाती है, और हमको एक आइडिया लग जाता है कि ये जो इन्वायरमेंट है ये काफ़ी पॉल्यूटेड है। इस तरह से ये बायो इंडिकेटर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। NTCA का गठन दिसंबर 2005 में
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में हुआ था। तो कौन सा बताना है? सही है। दूसरा, इस प्राधिकरण की अध्यक्षता पदेन रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा की जाती है। दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एनटीसीए गठन 2005 में ही हुआ था और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय मंत्री द्वारा किया जाता है। तो दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर अभिसमय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों की सूची है जहां मानवीय हस्तक्षेप प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है या होना संभावित है। वर्तमान में भारत के तीन आर्द्रभूमि स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील और लोकटक झील इस रिकॉर्ड में शामिल है। तो दोस्तों, एक पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह उन आर्द्रभूमियों की सूची होती है जहां मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो चुका होता है या होने की संभावना होती है। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन्हीं स्थलों को सिर्फ शामिल किया जाता है। तो वर्तमान में दूसरा कह रहा है कि 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं। तो 3 नहीं है, पहले 3 हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील जो है, इन्हीं को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ के कारण जो है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन चिल्का झील में रिस्टोरेशन हो गया था, यानी काफ़ी सुधार हो गया था। तो इस वजह से इसको रिकॉर्ड से, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 27,312 एशियाई हाथी पाए जाते हैं। 2017 की जनगणना के अनुसार, जो वैश्विक आबादी का लगभग 55% है। तो ये स्टेटमेंट देखेंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत फरवरी 1992 में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जिसके तहत झारखंड का सिंहभूमि हाथी रिजर्व देश का पहला हाथी रिजर्व बना था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिंहभूमि हाथी रिजर्व देश का पहला हाथी रिजर्व बना था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम माइक, जिसका मतलब होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, की शुरुआत दक्षिण एशिया में साइट्स के तहत वर्ष 2003 में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मॉरिशस में पाया जाने वाला टम्बलर कोक वृक्ष, जिसे डोडो वृक्ष भी कहा जाता है, वर्तमान में प्राकृतिक रूप से प्रजनन न होने के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये मॉरिशस में एक वृक्ष पाया जाता है जिसको बोलते हैं टम्बरल कोक। इस वृक्ष को डोडो वृक्ष भी कहा जाता है और यह वर्तमान में विलुप्ति के कगार पे है, एक्सटिंक्ट होने वाला है। इसका प्रमुख कारण डोडो पक्षी का विलुप्त होना है। इस वृक्ष के बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे और जब डोडो पक्षी ही विलुप्त हो गया, यानी डोडो पक्षी के विलुप्त होने के बाद टम्बरल कोक के बीजों का प्राकृतिक अंकुरण या प्रजनन असफल हो गया। तो ये दूसरा रीज़न भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वृक्ष के बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे और उन्हीं के माध्यम से इसका प्राकृतिक अंकुरण जीवन चक्र पूरा होता था। तो जब डोडो पक्षी नहीं रहे तो ये जो वृक्ष है, इसका प्राकृतिक अंकुरण और जीवन साइकिल यानी लाइफ साइकिल भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से यह भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। तो ए और आर दोनों सही है। तो आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष दिया गया हुआ है, इनका स्थापना वर्ष। तो देखिए, IUCN की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। ये स्टेटमेंट, ये वाला बिल्कुल करेक्ट मैच है। दूसरा, अगर हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम की बात करें, फंड की बात करें, तो इसकी स्थापना 1961 में, नहीं ये गलत हो जाएगा, WWF इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। IUCN की स्थापना जो है वह 1948 में की गई थी और UNEP की स्थापना जो है वह 1972 में की गई थी और ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ए का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है और चौथे का सी है।
क्वेश्चन नंबर 41, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य को स्थानीय स्तर पर टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो तमिलनाडु में एक इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है, उसको ही टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। टॉप स्लिप, ये ध्यान रखना है। पर्यावरण वानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शब्दावली सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में 9वें राष्ट्रमंडलीय वानिकी सम्मेलन में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेसी वेस्टोबी। इनके द्वारा ही किया गया था, जेसी वेस्टोबी। क्वेश्चन नंबर 43, विभिन्न प्रदूषकों और मानव जनित अपशिष्टों के अनियंत्रित निस्तारण के कारण स्रोतों के अनुसार किस नदी को भारत की सबसे प्रदूषित नदी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कहा जाता है? तो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर बताना है आपको। सबसे प्रदूषित नदी अगर आप देखोगे तो गुजरात की एक नदी है जिसका नाम है अमलाखेड़ी नदी। इसको ही भारत की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर की संज्ञा प्राप्त है, अमलाखेड़ी। तो ये ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इसका ई आपसे सही हो जाएगा, यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 44, वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में के अंतर्गत स्वैम्प और कच्छ यानी मार्सेस के मध्य प्रमुख अंतर के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, अनूप और कच्छ दोनों ही जो इनलैंड वेटलैंड्स हैं, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, इनमें मुख्य अंतर यह होता है कि जो अनूप होता है, अनूप ऐसी आर्द्रभूमि होती है जहाँ वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ अपेक्षाकृत देखोगे आप तो स्थिर जल क्षेत्रों में विकसित होते हैं, इनमें सामान्यतः वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अनूप और कच्छ में डिफरेंस, अनूप में वृक्ष पाए जाते हैं, कच्छ में सामान्यतः वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। दलदली क्षेत्रों में के वर्गीकरण में बॉग और फेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उनके मुख्य अंतर प्रकृति को सही ढंग से स्पष्ट करता है? तो अब इसमें बॉग और फेन में अंतर बताना है। बॉग और फेन ये क्या है? दोनों ही दलदली क्षेत्र होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखोगे तो जो बॉग होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, जिनमें पीट का भारी संचय होता है, पीट जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तथा ये जलमग्न मृदा में पाए जाते हैं। इसके विपरीत अगर फेन आप देखोगे तो फेन जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है, तथा इनमें जल की प्राप्ति मुख्यतः ग्राउंड वाटर या धरातलीय अपवाह जल से होती है। तो इनका जो जल का स्रोत होता है वो क्या होता है? भौम जल, ग्राउंड वाटर होता है और धरातलीय अपवाह से होती है। तो यह अम्लीय नहीं होता है। तो बॉग अम्लीय होता है और फेन अम्लीय नहीं होता है। यही मेन डिफरेंस होता है बॉग और फेन में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना NPCA की शुरुआत 2013 में आर्द्रभूमियों और झीलों के संरक्षण के लिए एकीकृत कार्यक्रम के रूप में हुई थी। इस योजना NPCA के अंतर्गत पूर्व में MOEFCC द्वारा अलग अलग संचालित राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना तथा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम को आपस में समाहित कर दिया गया है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा और यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 2013 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी और यह झीलों और आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड संरक्षण कार्यक्रम था, और जिसमें पूर्व की जो है मतलब पहले से योजनाएं दो चल रही थी, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, और दूसरी जो योजना चल रही थी वह राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। इन दोनों को मिला करके 2013 में ये योजना शुरू की गई थी। ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2022 के दिसंबर 2022 से प्रभावी होने के बाद संरक्षण संबंधित अनुसूचियों की कुल संख्या को संशोधित कर 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। तो यह स्टेटमेंट सही है। 2022 में सिर्फ संशोधन हुआ था, अब और सिर्फ 4 ही सूचियाँ हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2022 में संशोधन के बाद हो गई थी, पहले 6 हुआ करती थी। इस संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 3 में अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्राप्त वन्यजीवी प्रजातियों को तथा अनुसूचित 4 में संरक्षित वनस्पति प्रजातियों को रखा गया है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अनुसूचित 3 की अगर हम बात करेंगे
तो इसमें संरक्षित वनस्पति प्रजातियों से संबंधित है, जबकि 4 अनुसूची साइट्स के परिशिष्ट में, साइट्स है, साइट के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन को स्थान दिया गया है संघ सूची में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर एनर्जी और खनिज संसाधन को स्थान दिया गया है, संघ सूची में है, यूनियन लिस्ट में है। जबकि राज्य सूची में लोक स्वास्थ्य और कृषि को शामिल किया गया है। संविधान की जो समवर्ती सूची है, कंकरन लिस्ट है, उसके तहत वन एवं वन्यजीवों को के संरक्षण को शामिल किया गया है, जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 48A यह स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भावना रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। नहीं, मूल कर्तव्य की बात जो है 48A में नहीं की गई है। मूल कर्तव्य एक ही इस तरह की जो कर्तव्य है उसकी बात 51 है, जिसके तहत एक जी है 51A और उसके भी अंदर सब क्लास में जी में की ऐसी बात करी गई है, मूल कर्तव्य है। जबकि 48A तो यह DPSP हो जाएगा, नीति निदेशक हो जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कथन और कारण पर विचार करना है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे तथा अत्यधिक आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों के निकट सघन रूप से नीम और अशोक जैसे वृक्ष लगाकर ग्रीन मफलर विकसित किए जाते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है उन क्षेत्रों के निकट इस तरह के अगर हम पेड़ लगाएं, जैसे नीम हो गया, अशोक हो गया, इनको ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये वृक्ष क्या करते हैं, तो ये वृक्ष जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं और उनके संचरण को रोकने का काम करती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन काफ़ी कंट्रोल होता है। इन घने और पत्तेदार वृक्षों में ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने तथा उनके संचरण को बाधित करने की क्षमता होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कम किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा और ये ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस वजह से ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। इसमें जो कुछ कन्वेंशन दिए गए हैं और इधर इनकी स्थापना वर्ष से मैच करना है। तो देखिए हेलेंसिकी जो कन्वेंशन है, हेलेंसिकी कन्वेंशन, यह पहली बात तो ये देख लेते हैं 1974 में यह कन्वेंशन हुआ था। और इसके तहत क्या है, तो इसके तहत समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया था। समुद्री पर्यावरण, मैरीटाइम एनवायरनमेंट से संबंधित है। बेसल कन्वेंशन एवरीवन नोस की यह 1989 में हुआ था और ये जो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पारी यानी ट्रांस बाउंड्री संचालन पर नियंत्रण रखने हेतु किया गया था। खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित है, खतरनाक अपशिष्ट। और रोटरडम कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो यह 1998 में हस्ताक्षरित हुआ था और इसके तहत जो खतरनाक रसायन हैं, डेंजरस केमिकल्स, उनके नियंत्रण की बात करी गई थी। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है यह सबसे लास्ट में 2001 में हुआ था और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, ये 2001 में हुआ था। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो आंसर ए इसका जो है सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला सेशन यानी अगले 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे।